नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पॉलिटी का अगला लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व के जो जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा है। 465 के समथिंग इसमें क्या है, अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर हम इसके कुछ कारक देखें, जो कारण रहे इसके लंबे लिखित संविधान के, तो पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में हम देखें तो भारत की विशालता और विविधता। दूसरा ऐतिहासिक कारक, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला, उसका लिया है हमने, तो वो खुद ही अपना बहुत बड़ा था। एकल संविधान है, संघ राज्य है, इसलिए एक ही संविधान चलता है हमारे यहाँ राज्य और संघ के लिए। विधि वेत्ताओं का यहाँ प्रभुत्व रहा, इस वजह से भी यहाँ पे इतना बड़ा संविधान बना। अब अविभाजित भारत में जो चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को हुई, और चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं से हुआ। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, जो कि केवल निचले सदन से, उनसे ही हुआ, और उनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव। मतलब अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिन विधानसभाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके जो सदस्य थे उनका चुनाव जनता ने किया, और उन्होंने जो सदस्यों ने यहाँ जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जून 1947 में सिंध, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत प्रतिनिधि मंडलों ने कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये 9 दिसंबर 1946 को क्या बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को क्या बन जाते हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं, स्थायी स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। फिर आते हैं हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं आपके हरेंद्र कुमार शर्मा, वो मुखर्जी, एस सी मुखर्जी। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति भी थे, पूर्व कुलपति। और संविधान सभा की ये जो अल्पसंख्यक समिति थी उसके अध्यक्ष भी रहे थे। और गणतंत्र बनने के बाद पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी इन्हें नियुक्त किया गया था। अब भारतीय संविधान की जो मेन विशेषता है वो देख लेते हैं। पहला है दोहरी सरकार। हमारे यहाँ दो तरह की सरकार चलती है, एक राज्यों में चलती है और एक केंद्र में चलती है, आपको जैसा पता है। ये संघवाद की जो एक नीति होती है, संघवाद की विशेषता है इसकी, जिसमें सरकार के दो स्तर होते हैं, और एक केंद्र जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और एक क्षेत्रीय स्तर पर प्रांतीय सरकार काम करती है। दूसरी विशेषता है लिखित संविधान था ये। भारतीय संविधान विशेषता न केवल एक लिखित दस्तावेज है, बल्कि ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है। और इसमें एक प्रस्तावना है, और जो मूल रूप से जो था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब बदलाव के बाद ये बढ़ गई। फिर देखते हैं इसका तीसरा, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि इसमें जो विधायिका के दो सदन होंगे, एक है उच्च सदन राज्यसभा, दूसरा है निचला सदन लोकसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, अभी जैसे आपके चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के। और राज्यसभा जो है वो भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यों द्वारा इसका चुनाव होता है। राज्यों की विधानसभा जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ये। लोकसभा का जो चुनाव है वो भारत के लोगों द्वारा होता है, इसलिए लोगों का सीधा प्रतिनिधित्व है लोकसभा में। चौथा है शक्तियों का विभाजन। संविधान ने क्या किया, जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों में क्या शक्तियों का विभाजन किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा कानून। राज्य सूची पे राज्य, और समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला, पांचवा है सर्वोच्च कानून। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानून प्रावधानों के अनुरूप होते हैं। और न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। तो अगर कोई भी राज्य है वो कोई कानून बना रहा है, अगर वो इंक्लाइन नहीं हो रहा संविधान के साथ, संविधान से अगर वो क्या है संबंध नहीं रख रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या कर देगा, अमान्य घोषित कर देगा। किस शक्ति के तहत? न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं, कठोर और लचीला संविधान। इसमें दोनों हमारे संविधान में विशेषता है, ये कठोर भी है कुछ मामलों में, जैसे संविधान की सर्वोच्चता तभी कायम रहेगी जब उसमें संशोधन की पद्धति कठोर हो। तो ये कठोर जहाँ पे है उनमें देखते हैं, जैसे जहाँ पे दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए होता है, वो है मौलिक अधिकारों में संशोधन है। फिर है कुछ मामलों में ये क्या सामान्य बहुमत से भी काम चल जाता है, जैसे राज्य की सीमा बदलने में, राज्य की सीमा बदलनी हो, राज्य का नाम बदलना हो, तो वहाँ ये सामान्य बहुमत से काम हो जाता है।
तो वहाँ ये लचीला हो जाता है। फिर आती है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है। इसमें क्या 2 उद्देश्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। पहला तो ये है कि संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा होगी इससे। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच जो है, राज्यों के जो विवाद है उनको निपटाने के लिए होगा। एक बैलेंस के लिए हमारी यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका बेहतर कार्य करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ ये संघीय व्यवस्था। इसमें दोनों गुण हैं, ये एकात्मक भी हो जाती है कहीं कहीं और संघीय। जैसे एकात्मकता के हम गुणों में देखें तो एकल संविधान है, एक ही संविधान है, एकल नागरिकता है पूरे देश की, अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस जो है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान और एकीकृत न्यायपालिका और संवैधानिक लचीलापन, ये सब क्या है, ये एकात्मकता का जो है एक वो है, जिसमें एकात्मता में क्या होगा कि केंद्र जो है ज़्यादा हावी रहेगा। और संघीय विशेषताओं में हम देखें, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, दोहरी सरकार है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीयता है। ये सब क्या है, संघात्मकता के। संघीय व्यवस्था में क्या होगा, जो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा रहेगा, विभाजन रहेगा। तो भारतीय संविधान की जो संघीय और एकात्मक विशेषता है, वो शासन प्रणाली से संबंधित जो है, सुप्रीम कोर्ट पे इस पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आए हैं। उन निर्णयों को देख लेते हैं। पहला है एसआर बोपैया मामला 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संघीय जो संघवाद है, ये बुनियादी विशेषताओं में आता है भारत की, जो हमारे संविधान की बुनियादी विशेषताएं। तो बुनियादी विशेषता वाला है जो केशवानंद भारती केस में आया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी आप संशोधन करें, लेकिन आप संविधान के बुनियादी ढांचे में नहीं कर सकते। क्या बुनियादी ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो यहीं से आया है। तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट संघीय जो संघवाद है, इस व्यवस्था को बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा बनाता है। मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों का क्या है, स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है, वह केंद्र के कोई एजेंट या उपग्रह नहीं है कि आप उन पर कोई भी जोर चलाएं। तो राज्य भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। फिर आता है आपका कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संघवाद भारत के संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। फिर से यही माना है और अपनी प्रकृति में अद्वितीय है और विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है। फिर आता है राज्य अविनाशी नहीं है। राज्य अविनाशी जो वाला पॉइंट है, इसमें यह है कि संघों के विपरीत राज्य जो है, वो क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि राज्य की जो क्षेत्र सीमा है, ये परिवर्तित की जा सकती है, उसका नाम, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा सब परिवर्तित की जा सकती हैं और समय समय पर परिवर्तित की गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आपातकालीन प्रावधान। ये आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? जर्मनी के संविधान से लिए गए आपातकाल लगाने का, मतलब सॉरी, जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का हनन होगा या मौलिक अधिकार कार्य नहीं करेंगे, वो कहाँ से आया है? जर्मनी के संविधान से। इसमें आपातकालीन प्रावधान में देखें तो भारत के संविधान के भाग जो 18 है, उसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। आपातकालीन प्रावधानों में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति है वो पूरे देश का नागरिक है। इसमें अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता कैसे है कि राज्यों की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। और ये संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से और 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है, किसको नागरिकता मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, कैसे। फिर आता है हमारा 12वां, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं ये क्या है? आईएएस आईपीएस और आईएफएस जो है केंद्र और राज्यों में दोनों के लिए है। तो ये क्या करती है? ये सेवाएं संविधान के तहत संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, एकात्मकता का जो हम देख रहे थे, उसमें ये एकात्मकता का क्या करती हैं? परिचय देती हैं। अगले देखते हैं, अगला पॉइंट है 13वां, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति में हम देखें तो जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से केंद्र राज्यों पर नियंत्रण करता है। ये भी एकात्मकता का ही एक क्या गुण है। ये यहाँ भी आपको संघवाद क्या है? कमजोर मिलेगा। फिर आता है हमारा 14वां, एकीकृत चुनावी जो मशीनरी है। चुनाव आयोग क्या करता है? केंद्र का भी चुनाव कराता है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, और राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव करवाता है। तो राज्य विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित होते हैं, उनका आपने देखा होगा, तो चुनाव आयोग ही घोषणा करता है। और जो चुनाव आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। मतलब राष्ट्रपति है वही इसके चुनाव आयोग के जो
चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्ति। अब आता है हमारा 15वां एकीकृत न्यायपालिका। हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का क्या मतलब हुआ कि जो उच्च न्यायालय हैं उसके जो भी फैसले होंगे, वो जो होंगे, जो उच्चतम न्यायालय हमारे हैं उसके जो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी होंगे हमारे फैसले, वो निचली अदालतों में क्या है माने जाएंगे, बाध्य होंगे। निचली अदालतें उससे अलग नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे ऊपर है हायरार्की में, और इस प्रकार से एकीकृत है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के अलग सुप्रीम कोर्ट हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय और केंद्र में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे हमारा एक व्यवस्था है। अगला पॉइंट देखते हैं, एकीकृत लेखा परीक्षा प्रणाली। एकीकृत लेखा परीक्षा प्रणाली में अगर हम देखें तो इसमें भी जो नियंत्रक और मालिका परीक्षक होते हैं, सीएजी, ये केंद्र के जो हैं अकाउंट्स उनको तो देखते ही, भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवाओं के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है इसको। ये केंद्रीय सेवाओं को तो देखते ही, उनका तो लेखा परीक्षा करते ही हैं। ये राज्यों के खातों और लेखा परीक्षा, उनके भी लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं सीएजी। तो ऐसे ये एक संविधान की हमारी मुख्य विशेषताएं हम इस लेक्चर में पूरी करवाए हैं। पॉलिटी के हमने और भी लेक्चर्स डाले हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर से ही हमारा ये चैनल आपके लिए उचित मार्गदर्शन और मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और जो भी आप जो वीडियोज़ हम बनाते हैं उसका जितना भी पीडीएफ होता है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।